तो आज से सब्जेक्ट कौन सा चालू हो रहा है भाई? लोक प्रशासन। तो यहां पर जो प्रशासन वर्ड है ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि किससे मिला है? एडमिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेट का एक्चुअल अर्थ होता है सेवा करना। ठीक है, यानी कोई भी चीज अगर सेवा की जा रही है उसी को शाब्दिक अर्थ में एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के आगे कौन सा वर्ड लगा है? लोक। लोक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता। तो जनता की सेवा करना ही क्या है? लोक प्रशासन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको ये हो गया छोटा दृष्टिकोण यानी संकुचित दृष्टिकोण। इसी का व्यापक दृष्टिकोण भी यानी बड़े अर्थों में भी प्रशासन को अलग से बताया जा सकता है। तो प्रशासन का अर्थ ये होता है किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए, यानी जो भी कार्य संपादित हो रहे हैं किसी लक्ष्य को पाने के लिए, वही है प्रशासन। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल लोक शास्त्री या लोक प्रशासन में जो प्रमुख होते हैं उनका मानना है कि यहाँ पर जिस वर्ड के सामने लोक शब्द लगता है वहां पर लोक का अर्थ जनता ना होकर सरकार होता है। ठीक है, नॉर्मल अर्थ कहीं भी सिंगल वर्ड लोक का प्रयोग किया जाए तो वो होता है जनता, लेकिन अगर किसी शब्द के साथ लोक शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ होता है सरकार। ठीक है, तो जो सरकार होती है वो तीन प्रकार की सरकार होती है। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, और तीसरी होती है स्थानीय सरकार या स्थानीय जो भी या पंचायत। ठीक है, और सरकार के भी तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका। ठीक है, जैसे विधायिका, सेकंड होता है कार्यपालिका, और थर्ड होता है न्यायपालिका। तो लोक प्रशासन में या प्रशासन का कोई भी काम हो, नीति कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। और अगर वो लागू नहीं हो रहा है तो दंड कौन देगा? न्यायपालिका देगी। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो सरकार का दूसरा अंग जो कि कार्यपालिका होता है, तो कार्यपालिका के द्वारा ऐसा कार्य, जो भी कार्य संपादित किया जाए जिसमें जनता की भलाई हो और एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, वही प्रशासन क्या कहलाएगा? लोक प्रशासन। यानी सरकार का कार्यपालिका वाला जो अंग है उसके द्वारा ऐसे कार्य संपादित किए जाएंगे जिससे कि निर्धारित लक्ष्य को पाया जा सके और जनता की जो भी इच्छा है उसको पूरी की जा सके, तो वही प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन। ठीक है, यहां तक। तो यहां पर मुख्य रूप से याद रखना है कार्यपालिका वाला पॉइंट। ठीक है, इसको लिखते हैं। पहले प्रशासन शब्द का अर्थ लिख लो। प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है। प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य को पाया जा सके, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य को पाया जा सके। ठीक है, अगर ये 2 नंबर में जगह कम पड़ रही है या ज्यादा छूट जा रहा है तो लिख सकते हैं प्रशासन शब्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड से मिलकर बना, यानी उसका इंग्लिश रूपांतरण है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है सेवा करना, ये भी लिख सकते हैं। 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है प्रशासन की परिभाषा। सेकंड नंबर लोक प्रशासन। लिखो इसमें जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय, जनसाधारण की भाषा में
लोक प्रशासन का अभिप्राय उन क्रियाओं से होता है, उन क्रियाओं से होता है जो केंद्र कौमा राज्य तथा स्थानीय सरकारों की, केंद्र कौमा राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा, कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित किए जाते हैं। ये परिभाषा हर्बर्ट साइमन की है, लिख सकते हो नीचे, हर्बर्ट साइमन की परिभाषा है ये। हर्बर्ट साइमन। अगला टॉपिक है लोक प्रशासन का क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से हमको 4 दृष्टिकोण पढ़ना है लोक प्रशासन के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत 4 दृष्टिकोण पढ़ना है। पहला है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, और आखिरी है पोस्ट कॉर्प। इसको समझेंगे। पोस्ट कॉर्प हिंदी में भी वही है। यहाँ पर जितने भी स्पेलिंग में वर्ड लिखे हुए, हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, तो उसको जोड़ के सभी के पहले अक्षर को लेकर ये बना है पोस्ट कॉर्प। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोक प्रशासन का क्षेत्र यानी उसका अध्ययन क्षेत्र क्या क्या होना चाहिए, उसमें जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। ठीक है, तो सबसे पहला दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, सरकार या प्रशासन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विधायिका, अरे सरकार वाले नहीं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो व्यापक दृष्टिकोण वाले हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर विधि बनाने का काम जब कर रही है विधायिका, उसको लागू कराने का काम कर रही है कार्यपालिका, और नहीं लागू होने पर दंड देने का काम कर रही है न्यायपालिका। तो लोक प्रशासन में हमको तीनों का अध्ययन करना चाहिए, ना कि केवल कार्यपालिका का। ठीक है, ये कौन सा दृष्टिकोण है? व्यापक दृष्टिकोण। वहीं संकुचित दृष्टिकोण क्या बोलता है? क्योंकि यहाँ पर प्रशासन का प्रमुख काम है जनता की इच्छाओं को पूरा करना या उनके लक्ष्यों को पहुंचाना, लक्ष्य तक। तो यहाँ पर क्योंकि लक्ष्यों को लागू किया, कोई भी योजनाओं को लागू कराने का काम कौन कर रहा है? कार्यपालिका। बना भी वही रहे हैं, यहाँ से बन के आ रहा है, इसको लागू ये करा रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी हमको सिर्फ अध्ययन करना चाहिए किसका? कार्यपालिका का। वही हमारा लोक प्रशासन है। ठीक है, लेकिन जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है ये बोलता है कि हम जो पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाए गए हैं, वो कि उसमें यह बताया गया कि कोई राज्य लोक कल्याणकारी कैसे बन सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सभी सरकारें, सार्वजनिक संस्थाएं, सब चीज, ये सब राज्य के शब्द के अंतर्गत आ रहे हैं। तो वो बोलता है क्योंकि राज्य का, वहां पर हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसलिए बताए गए हैं कि कोई राज्य कैसे लोक कल्याणकारी बन सकता है। और लोक प्रशासन का मेन उद्देश्य भी यही क्या है कि जनता का कल्याण करना, यानी लोक कल्याण करना। इसी के लिए जो राज्य शब्द है वही लोक प्रशासन है। ठीक है, यानी इन्होंने किसको लोक प्रशासन बोल दी है? सीधा राज्य को बोल दिया है।
बाकी इसको ये डिटेल में पढ़ेंगे, पहले सबको लिख लेते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र हेडिंग है, तो इसमें लिखो सबसे पहला व्यापक दृष्टिकोण यानी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। लिखो इस दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक, इस दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक एफ मार्क्स हैं। एफ मार्क्स कॉमा एल डी वाइट। एफ मार्क्स और एल डी वाइट हैं। इन विद्वानों का मानना है कि, इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन राज्य के उद्देश्य को पूरा करने, लोक प्रशासन राज्य के उद्देश्य को पूरा करने वाले एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। राज्य के उद्देश्य को पूरा करने वाले माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक, इसके अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित, सार्वजनिक नीति से संबंधित क्रियाएं आती हैं। सार्वजनिक नीति से संबंधित क्रियाएं आती हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन के, इस प्रकार लोक प्रशासन के व्यापक अर्थ में, लोक प्रशासन के व्यापक अर्थ में सरकार के तीन अंगों, सरकार के तीन अंगों विधायिका कौमा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, विधायिका कौमा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का क्षेत्र लोक प्रशासन में आता है। ठीक है। सेकंड नंबर संकुचित दृष्टिकोण, संकुचित यानी नैरो व्यू, संकुचित दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण के समर्थक, इस दृष्टिकोण के समर्थक हर्बर्ट साइमन है। उनके अनुसार लोक प्रशासन को, उनके अनुसार लोक प्रशासन को कार्यपालिका के कार्यों से, कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित विषय माना जाए। कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित विषय माना जाए, क्योंकि प्रशासन की समस्त क्रियाएं, क्योंकि प्रशासन की समस्त क्रियाएं केंद्र तथा राज्य सरकारों की, केंद्र तथा राज्य सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा ही संपादित होती है। केंद्र तथा राज्य सरकारों की
कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा ही संपादित होती है। लोक प्रशासन में व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा लोक प्रशासन में व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा संकुचित दृष्टिकोण को अधिक मान्य किया जाता है या अधिक मान्यता दी गई है। यानी व्यापक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? संकुचित दृष्टिकोण को। अगला है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण तो इसका कोई भी ऐसा नहीं है विद्वान जिन्होंने इसको माना है, लेकिन क्योंकि आधुनिक युग में जब से संविधान बना भारत का या कहीं का भी, तो वहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, तो इसी के लिए इस दृष्टिकोण को भी पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। लिखो इसमें लोक प्रशासन में केंद्र कौमा राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के केंद्र कौमा राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन पर लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का प्रभाव देखने मिलता है। वर्तमान में राज्य लोक कल्याणकारी है। वर्तमान में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः राज्य व लोक प्रशासन में अंतर नहीं किया जा सकता। दोनों का ही लक्ष्य जनता को प्रत्येक प्रकार से सुखी बनाना है। जनता को प्रत्येक प्रकार से सुखी बनाना है। अतः राज्य और लोक प्रशासन एक ही है। अगला पढ़ना है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। तो यहां पर भाई P का मतलब है प्लानिंग, O का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब है स्टाफिंग, D का मतलब है डायरेक्टिंग, CO यानी को का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, R का मतलब है रिपोर्टिंग और B का मतलब है बजटिंग। यानी प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण ये फॉलो किया जाए तो प्रशासन बहुत अच्छा हो सकता है। किसी भी संगठन में ये चीजें कॉमन होती है, ऐसा मानना है किसका? लूथर आगे गालिक।
ठीक है, लूथर गालिक का मानना है कि कोई भी प्रशासन जो है उसमें ये स्टेप पाए जाएंगे, जहां इन सब का फॉलो किया जाएगा वहां का प्रशासन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हर कोई भी संगठन हो उसमें इसको फॉलो किया ही जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र संबंधी विचारों का वर्णन, संबंधी विचारों का वर्णन लूथर गालिक या कहीं कहीं पे लूथर गुलिक भी लिखा रहता है, आप दोनों में से कोई भी एक लिखना, दोनों में से कोई भी एक लिखना। लूथर गुलिक या गालिक ने पोस्ट कॉर्ब शब्द के रूप में किया है, ने पोस्ट कॉर्ब शब्द के रूप में किया है। इस शब्द की रचना, इस शब्द की रचना अंग्रेजी के 7 शब्दों के, अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर की गई है। वे शब्द निम्नलिखित है, वे शब्द निम्नलिखित है। पहला पी से प्लानिंग यानी योजना बनाना, लिखो, पहला लिखना है मैडम। पी से प्लानिंग यानी योजना बनाना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन करना या संगठित करना। एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना या निर्देशित करना, निर्देशन करना या निर्देशित करना। CO से कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना। R से रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन देना, R से रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन देना। और B से बजटिंग, B से बजटिंग यानी आय व्यय का लेखा बनाना, आय व्यय का लेखा बनाना। तो इसमें सबसे पहले जैसे पी लिखा है प्लानिंग, यानी कोई भी काम होता है या करना है तो सबसे पहले उसका प्लान बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला क्या बोला उन्होंने, प्लानिंग। दूसरा बोला ऑर्गेनाइजिंग, यानी उस कार्य को कैसे संपादित किया जाएगा तो उसके लिए एक संगठन की जरूरत है। ठीक है, यानी लोगों की जरूरत है, अधिकारियों की जरूरत है। तो सबसे पहले यहां पर क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाएंगे। तीसरा नंबर है स्टाफिंग। अब संगठन तो बन गया, वहां काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए, तो उसके लिए क्या रखेंगे, कर्मचारी रखेंगे। फिर आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, जैसे हम अभी पढ़ेंगे पद सोपान, मतलब इसमें जैसे जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना जो अधिकारियों की संख्या है वो कम होती जाएगी और नीचे आते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो इसमें डायरेक्टिंग मतलब जो उच्च अधिकारी होंगे वो कर्मचारियों को क्या करेंगे, निर्देश देंगे काम कैसे करना है, तो इसलिए डायरेक्टिंग। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग। इसका मतलब क्या होता है
अब जो आपस में ये अलग अलग विभाग बटे हुए हैं या भाग में बटे हुए हैं, ये आपस में बातचीत तो करेंगे तभी तो कार्य को अच्छे से संपादित किया जा सकता है। मान लो यहाँ पर कार्य करना है, ये वाला पहले से करके बैठा हुआ कार्य को, तो यहाँ पर ये बिगड़ जाएगा उनकी व्यवस्था। इसी के लिए आपस में समन्वय करना है, बातचीत करना है। फिर आता है रिपोर्टिंग। अब जो काम हो गया है उसको कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, जो मेन अधिकारी होगा उसको रिपोर्ट करेंगे। और आखिरी है बजटिंग। अब उसका जब योजना बन गई है तो उसको आगे लागू करना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है, पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पर पूरा आय व्यय का हिसाब रखा जाएगा। तो यही है पूरी व्यवस्था पोस्ट कॉर्प। ठीक है, लिखो इसको। पहला नंबर है प्लानिंग यानी योजना बनाना। ये 8 नंबर में एक बार पूछा गया है, शायद मॉडल पेपर में था, ये आया नहीं है लेकिन आ सकता है। लिखो इसमें, इसका अभिप्राय उन संपूर्ण कार्यों की रूपरेखा तैयार करना है, जिनका किया जाना नितांत आवश्यक है।